हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है मौर्योत्तर काल। इसी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए, जो मौर्योत्तर काल है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो जो इसमें पहला पार्ट होता है वो होता है देशी शासकों से संबंधित, और दूसरा इसमें जो पार्ट होता है वो होता है विदेशी शासकों से संबंधित। तो देखिए, जो देशी शासकों में आते हैं कौन कौन आते हैं। तो देशी शासकों में आते हैं शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश या इसी को महामहिम वंश कहते हैं। तो ये सब देशी शासकों के अंतर्गत आते हैं। वहीं विदेशी शासकों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आते हैं इंडो ग्रीक, जिनको हम लोग हिंद यवन कहते हैं। पहलव आते हैं, पार्थियन आते हैं, शक आते हैं, कुषाण आते हैं। तो ये सब हैं विदेशी शासकों से संबंधित। तो आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है देशी शासकों से संबंधित जो ये पूरा चैप्टर है। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली इसमें चार वंश हैं जो कि है शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश या इसी को महामहिम वंश कहते हैं। इन्हीं चार वंशों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं देशी शासकों से संबंधित क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद के वीडियो में हम लोग जो विदेशी शासकों से संबंधित है, ये इतना जो चैप्टर है इसको हम लोग आने वाले दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यही इसका एक ओवरव्यू है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन टॉपिक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि मौर्य वंश के पतन के पश्चात उत्तर एवं दक्षिण भारत में कौन से तीन ब्राह्मण राजवंश स्थापित हुए थे। तो ये हुए थे शुंग, कर्ण और शातवाहन। तो ये जो तीन वंश हैं ये तीनों ब्राह्मण राजवंश से रिलेटेड हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि मौर्य वंश के पतन के पश्चात वैदिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, शत्रुदेशी राष्ट्रीय राजनीति तथा कह रहा है परंपरा के अनुरूप जो जीवन का पुनरुत्थान है, ये किन राजवंशों ने स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्ट किया गया है शुंग, कर्ण और शातवाहन वंशों के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस काल को वैदिक प्रतिक्रिया व पुनरुत्थान का काल माना जाता है वो कौन सा काल है। तो ये है मौर्योत्तर काल। अब हम लोग का जो अपना टॉपिक है मेन वो स्टार्ट होता है। तो देखिए, पहला जो वंश है वो है शुंग राजवंश। तो शुंग राजवंश से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो अंतिम मौर्य सम्राट थे जिनका नाम था बृहद्रथ, इनकी हत्या किसने की थी। तो ये हत्या की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अगले में कह रहा है जो शुंग राजवंश की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये स्थापना की गई है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अगले में कह रहा है शुंग राजवंश की स्थापना कब की गई थी। तो ये स्थापना हुई है 184 ईसा पूर्व में। अगले में कह रहा है शुंग राजवंश की कुल जो शुंग राजवंश है कह रहा है ये किस कुल से संबंधित थे। तो ये ब्राह्मण कुल से संबंधित थे। अब अगला देखिए, इसमें दिया गया है कि जो शुंग राजवंश हैं इनके इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो देखिए, जो शुंग है इनकी जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से, वायु पुराण से, ब्रह्मांड पुराण से। इसके अतिरिक्त हर्षचरित से जो पतंजलि का महाभाष्य, यहाँ से भी इनकी जानकारी मिलती है। कालिदास का जो मालविकाग्निमित्र है वहाँ से भी इनकी जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ जो कि थेरावली है, थेरावली का एक जो है मेरुतुंग, इससे भी इनकी जानकारी मिलती है। हरिवंश से इनकी जानकारी मिलती है, मतलब शुंगों के बारे में इन सभी जगहों से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यदान, यहाँ से भी इनके जो जानकारी वो मिलती है। इसके अतिरिक्त जो पुरातात्विक स्रोत हैं जिनमें हम लोग अयोध्या का लेख देखते हैं, विजयनगर का लेख देखते हैं या भरहुत का लेख देते हैं, तो इन सभी जगहों से शुंगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं इनके पुरोहित कौन थे। तो ये थे पतंजलि। अगले में कह रहा है किस ग्रंथ में यवन आक्रमण की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि यवनों ने साकेत तथा मादिका को रौंद डाला था। तो ये जानकारी मिलती है महाभाष्य में। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि किस ग्रंथ में विवरण मिलता है कि जो यवन आक्रांता हैं साकेत, पांचाल, मथुरा एवं कुसुमध्वज, जिसको हम लोग पाटलिपुत्र के भी नाम से जानते हैं, यहाँ तक आक्रमण किए थे। तो ये बात पता चलती है गार्गी संहिता में। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अयोध्या लेख है इसको किसने उत्कीर्ण करवाया था। तो ये करवाया था धनदेव ने। अगले में कह रहा है पुष्यमित्र शुंग के समय कौशल प्रांत का राज्यपाल कौन था। तो ये था धनदेव। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस लेख से यह विवरण मिलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये बात पता चलती है अयोध्या लेख से। अगले में कह रहा है पुराणों में जो पुष्यमित्र शुंग हैं इनको कितने वर्षों तक शासन करने का उल्लेख मिलता है। तो मिलता है कि 36 वर्षों तक इन्होंने शासन किया हुआ था। अब अगले में कह रहा है पुष्यमित्र शुंग ने किस नगर को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी। तो ये बनाई थी विदिशा को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के समय कह रहा है यवनों के आक्रमण के संदर्भ में जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है। तो ये महाभाष्य से मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है और मालविकाग्निमित्र से प्राप्त होती है।
अब अगले में कह रहा है वह कौन शुंग राजवंश का 9वां शासक था जिसके राज दरबार में यवन शासक जिसका नाम था एंटियालकीड्स, इनका राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। तो ये था भागवत अथवा इसी को भागभद्र के भी नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये था देवभूति, जिसको देवभूमि के भी नाम से उल्लेखित किया गया है। अब अगला कह रहा है शुंग राजवंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके किसने शुंग राजवंश की समाप्ति की थी। तो ये की थी वासुदेव ने। अब अगला वंश है कण्व राजवंश, इसके बारे में जानकारियाँ जो दी गई उनको जान लेते हैं। तो देखिए कण्व राजवंश में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कण्व राजवंश की स्थापना है वो किसने की थी। तो ये की थी वासुदेव ने। अगले में कह रहा है कण्व राजवंश की स्थापना कब हुई थी। तो ये संभवतः हुई थी 72 ईसा पूर्व में। अगले में कह रहा है पुराणों के अनुसार जो कण्व वंश हैं इसके कह रहा है कुल कितने शासकों ने शासन किया था। तो देखिए इसमें है वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है जो कण्व राजवंश का अंतिम शासक था वो कौन था। तो वो था सुशर्मा। अगले में कह रहा है कण्व राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी। तो ये पाटलिपुत्र में थी। अगले में कह रहा है कण्व राजवंश की समाप्ति कब हुई है। तो ये हुई 27 ईसा पूर्व में। अब अगला है शुंगकालीन संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए शुंगकालीन संस्कृति में पहला इसमें वो है सामाजिक जीवन उनका कैसा था। तो देखिए सामाजिक जीवन में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शुंगकालीन सामाजिक जीवन है वो किस पर आधारित था। तो ये वर्णाश्रम पर आधारित था। अब अगले में कह रहा है शुंगकालीन संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म है तथा संस्कारों का पालन न करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था। तो इनको व्रात्य, विशल अथवा संकर इनको कहा जाता था। अब अगले में कह रहा है शुंगकालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो अच्छी थी इनकी, मतलब इनका जो टाइम पीरियड था उस समय स्त्रियों की दशा जो थी वो अच्छी थी। अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए गए हैं शुंगों के बारे में, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट ये कह रहा है कि शुंगकालीन समाज में अनुलोम एवं प्रतिलोम जो विवाह है वो प्रचलित थे। अगले में कह रहा है उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है जिसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। दूसरा कह रहा है निम्न वर्ण का जो व्यक्ति है उच्च वर्ण की कन्या से विवाह कर लेता था तो इसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि शुंगकालीन संस्कृति में जो सगोत्र तथा सापिंड विवाह थे ये वर्जित थे, मतलब एक गोत्र में विवाह नहीं होता था। एवं कह रहा है तलाक प्रथा भी इस समय वर्जित थी, मतलब तलाक लेना इस समय वर्जन था, मतलब उसका कोई प्रचलन नहीं था। अब अगले पॉइंट में कह रहा है मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था बताया है। किसने बताया? मनु ने। अब देखिए जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था। तो देखिए आर्थिक जीवन में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शुंगकालीन समाज था उसमें लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो किस पर निर्भर था। तो ये कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। तो याद रखिएगा जो शुंगकालीन समाज है वो कृषि और पशुपालन पर अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए वो निर्भर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य और दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि जो शुंगकालीन संस्कृति है इसमें व्यापार उन्नति स्थिति में था। इस समय कह रहा है विभिन्न व्यवसाय प्रचलित थे, जैसे देखिए मालाकार, सुवर्णकार, लौहकार, ताम्रकार, जौहरी, कुम्हार, चर्मकार, चित्रकार, रंगरेज, दर्जी, जुलाहे, रथकार, ये सब क्या हैं, इतने सारे इसमें जो व्यवसाय हैं वो उस समय प्रचलित हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, वैशाली, तक्षशिला, वाराणसी आदि जो हैं ये प्रमुख व्यापारिक नगर थे। तो मतलब उस समय के ये सब व्यापारिक नगर हैं। अगले में कह रहा है भृगुकक्ष, जो सुपारक है, ताम्रलिप्ति हैं, इस समय वहाँ के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। तो याद रखिएगा शुंग काल में ये सब भृगुकक्ष है, सुपारक है या ताम्रलिप्ति है, ये सब व्यापारिक बंदरगाह हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि पोत निर्माण इस काल का एक प्रमुख व्यवसाय था। तो ये भी याद रखिएगा उस समय जो व्यवसाय है पोत निर्माण ये उस काल का प्रमुख व्यवसाय है। इसके अधिक देखिए इस समय जो है रेशमी वस्त्र, हीरे जवाहरात, हाथी दांत की वस्तुएं, गरम मसाले, इन सब का निर्यात किया जाता था। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इस समय जो व्यापार है वो विनिमय नियमित जो सिक्के हैं इनके द्वारा हो रहा है, मतलब इस समय सिक्कों का प्रचलन हो रहा है। अगले में कह रहा है स्वर्ण जो मुद्रा है इनको निष्क कहा जा रहा है, दिनार कहा जा रहा है, सुवर्ण कहा रहा है, सुवर्ण मासिक कहा जा रहा है, जबकि जो तांबे के सिक्के इनको करछापण कहा जा रहा है, एवं चांदी के जो सिक्के हैं इनको पुराण अथवा धारण कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा जो चांदी के सिक्के हैं इनको पुराण अथवा धारण कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो धार्मिक दशा है वो कैसी है शुंग काल में। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो शुंग काल है वो वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए जो तीनों वंश हैं वो चाहे शुंग हों चाहे जो और दोनों हैं, तो ये सब क्या है, ये सब ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड हैं। इसलिए इस समय माना जा रहा है कि जो ब्राह्मण धर्म है इसका पुनर्जागरण इस समय हुआ है। अब अगले में कह रहा है जो वैदिक अनुष्ठान है इन पर बल दिया जाने लगा है इस समय।
और इसी समय यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है कि जीव ही जीव का आहार है। तो इस समय जो ये सिद्धांत है ये इस समय प्रतिपादित किया गया, मतलब जीव ही जीव का आहार है, ये आया है शुंग काल के समय। अब अगला पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि इस समय जो भागवत धर्म है इसका भी उदय हुआ है। अगले में कह रहा है इसी समय मथुरा के जो समीप मोरा नामक स्थान है वहाँ से एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें कह रहा है तोषा नामक किसी विदेशी स्त्री के शंकरषण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शांब तथा अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना की चर्चा मिलती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है शुंग जो काल है वो धार्मिक सहिष्णुता का काल रहा है। अब देखिए जो भाषा और साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो शुंग काल है उसमें संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ है और इस वंश के राजाओं ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित भी किया हुआ है या उसको प्रोत्साहन दिया है। अगले में कह रहा है संस्कृत जो भाषा है उसको स्थिर रखने के लिए पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की हुई है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो महाभाष्य के अतिरिक्त जो मनुस्मृति है इसका स्वरूप इसी युग में संभवतः रचा गया था। अब अगला देखिए स्थापत्य एवं कला से संबंधित जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जो शुंग नरेश हैं इनके शासन काल में कला एवं स्थापत्य की जो स्थिति थी वो कैसी थी, तो वो काफ़ी उन्नति स्थिति में थी, कला और संस्कृति, कला और स्थापत्य। अगले में कह रहा है जो शुंग कालीन कला है इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इस समय मतलब किससे रिलेटेड चित्र बन रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इस समय लौकिक जीवन से संबंधित जो है वो चित्र बन रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शुंगकालीन कला है इसके उत्कृष्ट नमूने किस स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो ये भरहुत से प्राप्त हुए, सांची से, वेशनगर और बोधगया से प्राप्त हुए हैं। अगले में कह रहा है शुंग काल में जो सर्वोत्तम स्मारक है किसे माना जाता था, तो ये स्तूपों को माना जाता था। अगले में कह रहा है भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी, तो ये की थी कनिंघम महोदय ने। अगले में कह रहा है कनिंघम महोदय ने भरहुत स्तूप की खोज कब की थी, तो ये की थी 1873 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भरहुत स्तूप है इसकी पाषाण वेदिका तथा जो तोरणों का निर्माण है किस काल में हुआ है, तो भरहुत स्तूप देखिए जो पाषाण वेदिका तोरण बने हैं ये सब शुंग काल में बने हैं, काफ़ी बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। अगले में कह रहा है भरहुत स्तूप के जो पूर्वी तोरण हैं इन पर कह रहा है जो उत्कीर्ण लेख हैं किस शुंग शासक के नाम का इसमें उल्लेख मिलता है, तो इसमें धनभूति के नाम का उल्लेख मिलता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि बोध गया के जो विशाल मंदिर हैं इनके चारों ओर निर्मित जो पाषाण वेदिकाएं हैं इनका निर्माण किस काल में हुआ है, तो ये शुंग काल में हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सांची के महास्तूप हैं इनकी जो पाषाण वेदिकाएं हैं इनका निर्माण किस काल में हुआ था, तो ये भी शुंग काल में हुआ है। अगले में कह रहा है वेशनगर विदिशा से जो प्राप्त हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है इसका निर्माण किस काल में हुआ, तो ये भी शुंग काल में हुआ है। अगले में कह रहा है शुंग काल में निर्मित बहुसंख्यक जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं किस स्थल से प्राप्त हुई हैं, तो ये कौशाम्बी से प्राप्त हुई हैं। अब मनुस्मृति के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भारतवर्ष की सर्व प्राचीन एवं सर्व प्रसिद्ध जो स्मृति है वो है मनुस्मृति। इसका अगर कालक्रम देखा जाए तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक का इसका जो ड्यूरेशन है वो रहा है, अर्थात अगर माना जाए तो मौर्योत्तर काल में इसका जो ड्यूरेशन है वो मान सकते हैं। अगले में कह रहा है मनुस्मृति ग्रंथ को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको मानव धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अब अगले में कह रहा है जो मनुस्मृति है इसका 1776 में अनुवाद किस नाम से किया गया था, तो इसका अनुवाद किया गया था अ कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉ, इस नाम से इसका अनुवाद किया गया था। अब अगले में कह रहा है मनुस्मृति का अ कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉ नाम से अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था नेथेलियन हेलहेड ने। किसने किया था, नेथेलियल हेलहेड ने इसका जो अनुवाद है वो किया था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मनुस्मृति है इनमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। तो देखिए मनुस्मृति में बताया गया कि जो ब्राह्मण होंगे इनका काम होगा अध्ययन अध्यापन, यजन याजन तथा दान करना, इनका ये सब काम होगा। क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया कि क्षत्रियों का प्रधान कर्तव्य राज्य की रक्षा करना होगा। वैश्यों का काम होगा व्यापार वाणिज्य करना और शूद्रों का काम होगा इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये बताया गया है मनुस्मृति में। अब मनुस्मृति के टीकाकार कौन से हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए टीकाकारों में है भरूची गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट, नारायण, उसके अतिरिक्त मेघातिथि, ये सब क्या हैं, मनुस्मृति के टीकाकार हैं। इसके अतिरिक्त कह रहा है कि मनु ने आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। मनु ने कह रहा है जो आर्य संस्कृति है इसको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। अगले में कह रहा है जो ब्रह्मावर्त है जिसको हम लोग सरस्वती या दृष्टि के बीच का भाग कहते हैं, इसको हम लोग ब्रह्मवर्त के भी नाम से जानते हैं। जो ब्रह्मर्षि देश है इसको हम लोग गंगा यमुना के मध्य का जो भाग है जिसको हम लोग कुरुक्षेत्र या मत्स्य या पांचाल और सुरसेन जनपद कह सकते हैं, इसको ब्रह्मर्षि देश माना गया है। इसके अतिरिक्त देखिए जो मध्य देश है उसके अंतर्गत हिमालय, विंध्य, सरस्वती एवं प्रयाग के बीच का प्रदेश इसमें शामिल किया गया है। आर्यावर्त की बात की जाए
तो दो पर्वतों व पूर्वा पर जो समुद्र के बीच के भाग हैं इनको माना गया है आर्यावर्त का क्षेत्र। तो ये सब जो इसमें पार्ट बताए गए हैं मनुस्मृति में 4 क्षेत्र, इन चारों क्षेत्रों के बारे में ये वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जों के संबंध में कुछ शायद कथन सत्य दिए गए हैं। इन कथनों को जान लेते हैं। तो देखिए मनुस्मृति में ये बताया गया पहला स्टेटमेंट जिसमें ये कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कह रहा है कम की पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विजों के भाग के रूप में स्वीकृति मिलनी थी। मतलब जो कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था में ऐसा माना गया था कि अगर एक दर्जा जो कम है मतलब पुरुष से स्त्री, तो कह रहा है उनसे जो जन्मे बच्चे होंगे इनको द्विजों के रूप में स्वीकृति मिलती थी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 दर्जा नीचे की महिला से जन्मे जो बच्चे रहते थे उनसे कह रहा है शूद्रों में एक नया समूह निर्मित होता था। अगले में कह रहा है कि यदि महिला का जो दर्जा होगा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह की जो संततियाँ होती थी या सुसंतान होते थे उनको माता पिता के दर्जे से नीचे रखा जाता था। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो धर्मशास्त्र रचनाएं हैं इनके संबंध में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि इनमें कह रहा है 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का इसमें संदर्भ मिलता है। दूसरा कह रहा है कि इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ इसमें नहीं मिलता। तो याद रखिएगा धर्म जो शास्त्र हैं इनकी रचनाओं में जो विभिन्न जातियाँ हैं इनका संदर्भ इसमें नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त तीसरा स्टेटमेंट इसमें यह कह रहा है कि इनमें जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। तो ये बेसिकली धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। अब विविध जो क्वेश्चन है सुंगों से रिलेटेड इनको जान लेते हैं। तो कह रहा है किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो ये किए थे स्ट्रेटो सेकंड ने। अगले में कह रहा है मौर्योत्तर काल में किस शासक ने सिक्कों पर शंकरषण एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित कराए थे। तो ये हैं अगाथोक्लीज। तो मतलब जो अगाथोक्लीज हैं इन्होंने ये मौर्योत्तर काल से संबंधित है। तो इन्होंने सिक्कों पर शंकरषण एवं वासुदेव इन दोनों के चित्रों का अंकन कराया था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इसमें पूछा जा रहा है कि अभिलेख में जो रुद्रदामन हैं उनकी प्रथम विभिन्न उपाधियाँ उसमें वर्णित है। मतलब रुद्रदामन जो प्रथम है उनकी विभिन्न जो उपलब्धियाँ हैं उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो ये मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। मतलब जो जूनागढ़ अभिलेख है वहाँ पे रुद्रदामन जो प्रथम है उनकी विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। अगले में कह रहा है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए। तो ये कुषाणों ने जारी किए हुए हैं। अगले में कह रहा है यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। तो ये कार्तिकेय का मिलता है। अगले में कह रहा है कनिष्क के जो रक्तक अभिलेख हैं इनमें कह रहा है कि नगरों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा इन सभी का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की शिक्षा किसने प्राप्त की थी। तो ये चरक और जीवक ने प्राप्त की थी। अगले में कह रहा है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो इसका नाम था पांचाओ। अगले में कह रहा है बाल विवाह की प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी। कुषाण काल में प्रारंभ हुई है। अगले में कह रहा है अफगानिस्तान का जो बामियान है ये क्यों प्रसिद्ध है। तो ये बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया है कि बामियान कहाँ पे है। तो ये अफगानिस्तान में है और बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। अगले में कह रहा है किसी मूर्ति कला में सदैव हरित अस्तरित चट्टान जिसको हम लोग शिष्ट कहते हैं इसका प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। तो ये था गांधार मूर्ति कला। अगले में कह रहा है पूर्वी जो रोमन शासक हैं जिनको जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। तो जो शासक है जिनका नाम है जस्टिनियन इनका कह रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। तो ये था इनका योगदान सबसे ज़्यादा विधि के क्षेत्र में। अगले में कह रहा है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो ये है 81 ईसा सन। अगले में कह रहा है शक संवत का प्रारंभ कब माना जाता है। तो ये 78 ईसा में माना जाता है। अगले में कह रहा है विक्रम और शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है। तो ये है 135 वर्षों का अंतर है। तो याद रखिएगा जो विक्रम और शक संवत है इनमें 135 वर्ष का अंतर है। अगले में कह रहा है शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर है इसका पहला चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्षों की तिथियों में कह रहा है किस एक के तदानुरूप है। तो मतलब जो इसमें कह रहा है कि एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर है तो ये स्टार्ट होता है 22 मार्च से, अथवा इसी को कह सकते हैं 21 मार्च या 22 मार्च, दोनों को मान सकते हैं कि तिथियां क्योंकि लगभग समान हैं तो इसी को माना जाता है इनकी तिथियों की ये तदानुरूप हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि विक्रम जो संवत है वो कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये 57 ईसा पूर्व से हुआ है। अगले में कह रहा है एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियाँ रखी जाती थी कहाँ मिलता है ये। तो ये मिलता है मार्च से। अगले में कह रहा है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में उल्लिखित जो दक्षिणापथ हैं इनके अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि
किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये प्रतिष्ठान और तगर से ये संबंधित हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि योधेय जो है इसने अपने टकसाल किस स्थान पर स्थापित किए थे? तो ये किए थे रोहतक और शूनेत में। अगले में कह रहा है कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महर्जस रजतिरजस जो देवपुत्रश है कैसरस है, इसका उपयोग किस अभिलेख में हुआ है? तो मतलब जो ये सारी उपाधियाँ एक तरह से कह सकते हैं कैसरस है या फिर देवपुत्रश है या राजतिरजस है या महर्जस है, ये जो सब उपलब्धियाँ हैं ये वर्णन इसका कहाँ पे है, किस अभिलेख में इसका हुआ है? तो कनिष्क सेकंड का जो आरा पाषाण लेख है इसका मतलब इस अभिलेख में या कह सकते हैं इस लेख में इन सारी उपाधियों का वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पेरिप्लस ऑफ यूरिथियंसी है इसमें दिए गए कुछ कथन हैं, इनके बारे में इनको जान लेते हैं। तो पहला देखिए कथन ये कह रहा है कि जो कोलची है, कमर है या पोडुक है या दक्षिणी भारतीय पत्तन थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है कि जो हाथी दांत का जो उत्पादन है ये दोशारन जिसको हम लोग दहन दसारन या पूर्वी मालवा का क्षेत्र कहते हैं यहाँ पे किया जाता था, तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कोलंदिया नामक बड़े पोत जो थे वो गंगा तथा क्रैश की ओर रवाना होते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला देखिए यहाँ पे दूसरा वंश है जो कि है आंध्र सातवाहन राजवंश, इसके बारे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो इनका लगभग अगर टाइम ड्यूरेशन देखा जाए शासनकाल तो 27 ईसा पूर्व से 250 ईसा तक इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है। अब अगला देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि आंध्र सातवाहनों के बारे में कि जो आंध्र सातवाहन वंश है इनके इतिहास का जो अध्ययन है हम किन स्रोतों के माध्यम से करते हैं? तो हम लोग साहित्य से, विदेशी विवरण से, पुरातत्व के जो विभिन्न माध्यम हैं उनसे हम लोग इनका जो इतिहास है उनके स्रोतों का अध्ययन करते हैं। अब अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि किन साहित्यिक स्रोतों से सर्वप्रथम सातवाहनों की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये पुराणों से होती है। अगले में कह रहा है सातवाहन इतिहास के अध्ययन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? तो ये है मत्स्य और वायु पुराण। तो याद रखिएगा सातवाहनों का अगर अध्ययन करना है तो मत्स्य और वायु पुराण जो है इनके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होता है, मतलब जानकारियाँ उनकी काफ़ी इसमें वर्णन की गई हैं। अब अगले में क्या है पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है कि इनको आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय इनको कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है? तो इनको पुराणों में कहा गया है। अब अगले में क्या है पुराणों में किसे सातवाहन वंश का संस्थापक बताया गया? तो ये सिमुक अथवा शिप्रक, ये तीनों नाम हैं बेसिकली एक ही लोग के नाम हैं, इन्हीं को बताया गया है कि सातवाहन वंश के संस्थापक हैं और ऐसा वर्णन जो है वो पुराणों में मिलता है। अब अगले में क्या है शिमुक ने किस कर्ण शासक की हत्या कर सातवाहन वंश की नींव डाली थी? तो ये शर्मा की हत्या करके इन्होंने सातवाहन वंश की नींव डाली है। अगले में कह रहा है सातवाहन वंश का शासन है किन क्षेत्रों तक विस्तारित है? तो ये महाराष्ट्र, आंध्र और जो कर्नाटका का क्षेत्र था यहाँ तक ये विस्तारित था। अब अगले में कह रहा है सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो ये प्रतिष्ठान जिसको हम लोग पैठन के नाम से जानते हैं वहाँ पे इनकी राजधानी स्थित थी। अगले में कह रहा है सातवाहन राजवंश की राजकीय भाषा और लिपि क्या थी? तो ये प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि थी। अब सातवाहन कालीन जो प्रमुख अभिलेख हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है नगनिका का नानाघाट जो अभिलेख है ये बेसिकली महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में सातवाहनों के बारे में। दूसरा है गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख हैं ये भी इनकी जानकारी देते हैं। गौतमी बालश्री का नासिक गुहालेख है यहाँ से भी जानकारी प्राप्त होती है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का नासिक जो गुहालेख है यहाँ से भी जानकारी प्राप्त होती है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का जो कालेय गुहालेख है यहाँ से भी इनकी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञश्री सातकर्णी का जो नासिक गुहालेख है तो यहाँ से भी इनकी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। तो एक बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये जो गौतमीपुत्र पूछा जा सकता है वालश्री का जो गुहालेख है वो कौन सा है? तो वो नासिक गुहालेख है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का कौन सा है? तो नासिक गुहालेख इनका भी है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का देखा जाए तो कार्ले गुहालेख है और यज्ञश्री सातकर्णी का ये भी नासिक गुहालेख है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा, मतलब किनका कौन सा गुहालेख है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगला देखिए इसमें कह रहा है कि सातवाहनों के मूल निवास के संदर्भ में कुछ विद्वानों में मत हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए विद्वानों के एक वर्ग में है जिनका नाम है रैमसन, स्मिथ एवं भंडारकर। इन्होंने बताया कि इनका आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे ये निवास करते थे। स्मिथ ने कहा है कि ये श्रीकाकुलम का जो क्षेत्र है वहाँ पे निवास करते थे। भंडारकर ने स्पेशली बताया कि ये धान्य कटक का जो क्षेत्र है वहाँ पे निवास करते थे। शुंखतंकर हैं इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने बताया था बेल्लारी जो मैसूर का क्षेत्र है वहाँ पे सातवाहन निवास करते हैं। तो ये सब जो डिफरेंट मत हैं इनके बारे में ये थे। अब देखिए इनके शासकों में पहले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है सातकर्णी प्रथम, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक किसे माना जाता है? तो ये सातकर्णी प्रथम को माना जाता है। अगले में कह रहे हैं सातकर्णी प्रथम की कह रहा है शासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं किस अभिलेख से प्राप्त होती हैं?
तो नागनिका जो अभिलेख है जिसको नायनिका का अभिलेख कहते हैं, जिसको नानाघाट अभिलेखों, नागनिका का जो अभिलेख है जिसको हम लोग नानाघाट अभिलेख कहते हैं, तो यहाँ से सातकर्णी प्रथम के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब अगले में कह रहा है सातकर्णी प्रथम में कह रहा है किन यज्ञों का संपादन किया था, तो 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया हुआ था और एक राजसूय यज्ञ किया हुआ था। किसने किया था? सातकर्णी प्रथम ने। अगले में कह रहा है सातकर्णी प्रथम ने कौन सा जो उपाधि वो धारण की थी, तो ये दक्षिणापतपति या इसी को अप्रतिहत चक्र जो है, अप्रतिहत जो चक्र है इसकी भी उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि पुराणों के अनुसार जो सातकर्णी प्रथम है और गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इनके बीच शासन करने वाले कुल कितने सातवाहन शासकों का विवरण मिलता है, तो 10 से 19 तक के जो शासक हैं इनका वर्णन मिलता है कि मतलब इनके दोनों के बीच 10 से कम 19 जो शासक हैं इनके जो शासन काल हैं इनके बीच में इन्होंने शासन किया हुआ है। अब दूसरे हैं हाल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सातकर्णी प्रथम के पश्चात जो सातवाहन वंश है इसका कौन शासक बनता है जो अपनी शांत प्रियता के लिए जाना जाता था, तो इनका नाम था हाल। अगले में कह रहा है सातवाहन कुल का वह कौन सा शासक था जो स्वयं बहुत बड़ा कवि एवं महाकवियों का विद्वान का आश्रयदाता भी था, तो ये थे हाल बेसिकली कहाँ से संबंधित है, ये सातवाहन वंश से संबंधित हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है हाल ने कह रहा है प्राकृतिक भाषा में किस ग्रंथ की रचना की थी, तो ये गाथा सप्तशती की रचना की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगले में कह रहा है हाल के जो दरबार था उसमें कौन से विद्वान रहते थे, ये गुणाढ्य और सर्ववर्मन रहते थे। तो ध्यान दीजिएगा गुणाढ्य और सर्ववर्मन बहुत बार पूछे गए किसके दरबार के हैं, तो हाल के दरबार से ये संबंधित हैं और हाल बेसिकली जो है वो सातवाहन वंश के शासक हैं। अब अगले में कह रहा है हाल के दरबारी विद्वान गुणाढ्य और सर्ववर्मन जो हैं इन्होंने किन ग्रंथों की रचना की है, तो ये बृहद कथा और कातंत्र की रचना इन्होंने की हुई है। अब अगले हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनके बारे में जान लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि सातवाहन वंश के किस शासक ने सातवाहनों की खोई हुई शक्ति और जो प्रतिष्ठा थी उसको पुनः प्राप्त किया, तो ये थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगले में कह रहा है पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन का किस क्रम का ये शासक था, तो ये 23वें क्रम का शासक था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो सैनिक सफलताएं हैं एवं अन्य कार्यों की जानकारियाँ हैं किन स्रोतों से प्राप्त होती हैं, तो ये गौतमी बाल श्री के जो नासिक प्रशस्ति हैं वहाँ से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त पुलमावी के नासिक जो गुहालेख हैं वहाँ से भी इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनको जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण, जिसको एक ब्राह्मण की उपाधि इनको दी गई है या इन नामों से इनको जाना गया है। अब अगले में कह रहा है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बेड़ा कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी तथा बेड़ा कटक नामक नगर की भी स्थापना की थी। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। अब अगले में कह रहा है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने राजराज, महाराज, स्वामी आदि की भी उपाधियाँ धारण की थी। अगले में कह रहा है नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को पर्वतों का स्वामी कहा गया है और इस प्रशस्ति में बताया गया है कि उनके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। तो याद रखिएगा किसके बारे में कहा जाता है स्टेटमेंट कि किनके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था, तो ये बात चल रही है गौतमीपुत्र सातकर्णी की और इन्हीं को हुई पर्वतों का स्वामी भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अजकालिया तथा कार्ले के जो बौद्ध भिक्षु संघ हैं इनको कौन सा ग्राम दान दिया था, तो इसका नाम था करजक नामक ग्राम। अगले में कह रहा है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था, तो इनका नाम था नहपान। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में कथन है कि उसने शक, यवन और पहलवों का विनाश किया तथा क्षयरात कुल का उन्मूलन किया तथा सातवाहन की जो कुल की प्रतिष्ठा थी इसको पुनः स्थापित किया, तो यह पुलमावी के नासिक अभिलेख में यह वर्णन किया गया है। अब अगले में कह रहा है कि किस स्थान से प्राप्त मुद्राओं के आधार पर यह सिद्ध होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षयरात नामक जो नहपान है इनको पराजित किया था, तो ये है जोगलथम्बी, जिसको हम लोग जोगलथम्बी मृदभांड कहते हैं, जो बेसिकली नासिक से प्राप्त हुआ है। तो यहीं से ये जानकारी मिलती है कि जो क्षयरात शासक नहपान हैं इनको पराजित किया गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी हैं इनका शासन किन क्षेत्रों तक था, तो ये उत्तर में मालवा का तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कह रहे हैं कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तट तक, जो कोंकण तट है यहाँ तक इनका जो शासन क्षेत्र था वो विस्तारित था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सातवाहन शासकों को द्विजों तथा द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला, जिसको हम लोग दुजराव कुटुब विवधन कहते हैं, ये कहा गया है, तो ये कहा गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। अब अगले में कह रहा है गौतमीपुत्र सातकर्णी को कुल कितने वर्षों तक शासन इसने किया था, तो इसने
24 वर्षों तक शासन किया था। मतलब जो गौतमीपुत्र सातकर्णी हैं इन्होंने 24 वर्ष तक शासन किया था। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए इसमें बताया गया है अगले शासक हैं जिनका नाम है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का कौन शासक बना था, तो ये वशिष्ठिपुत्र पुलमावी बने थे। अगले में कह रहा है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को पुराणों में क्या कहा गया है, तो इनको पुलोमा पुरोमणि अथवा पुलोमावी इनको कहा गया है। अगले में कह रहा है कि सातवाहन शासक को प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है, तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को कहा गया है। अगले में कह रहा है आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात जो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी हैं इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, तो इन्होंने धारण की दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनको जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है पुराणों के अनुसार जो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी हैं इन्होंने लगभग 130 से 159 ईसा तक जो है अपना शासन किया था। दूसरा कह रहा है कि उनके जो कुछ सिक्के हैं उन पर 2 पतवारों वाले जहाज़ों का भी चित्रण मिलता है। तो याद रखिएगा जो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी हैं इनके सिक्के कुछ मिले हैं तो जिन पे 2 पतवारे वाले जहाज़ों का चित्रण मिलता है, जो कि कह रहा है सातवाहनों की नौ शक्ति को विकसित होने के प्रमाण भी ये प्रस्तुत करते हैं। अगले में कह रहा है उसी के काल में अमरावती का जो स्तूप है उसका संवर्धन भी हुआ है। अगले में कह रहा है पुराणों में पुलमावी के बाद जो है शिवश्री सातकर्णी तथा शिव स्कंद सातकर्णी के राजा होने का भी उल्लेख मिलता है। अब अगले हैं यज्ञश्री सातकर्णी, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है सातवाहन वंश का अंतिम शासक महत्वपूर्ण कौन था, तो ये थे यज्ञश्री सातकर्णी। अगले में कह रहा है यज्ञश्री सातकर्णी ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया, तो 27 वर्षों तक शासन किया। अगले में कह रहा है कि सातवाहन शासक ने सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह उत्कीर्ण मिलते हैं, तो ये यज्ञश्री सातकर्णी के जो सिक्के हैं उन पे जलपोत के चिन्हों का उत्कीर्ण मिलता है। अब देखिए जो सातवाहन साम्राज्य है इसका विघटन कैसे हुआ, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन उनको जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण पश्चिम भारत पर किन राजवंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता जो थी वो स्थापित कर ली, तो ये थे इक्ष्वाक जिनको श्री पर्वतीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आभीर थे जिनको नासिक प्रदेश जो इनका क्षेत्र था बेसिकली महाराष्ट्र का, इन्होंने स्थापित मतलब अपनी सत्ता थी स्थापित कर ली। इसके अतिरिक्त जो चाटु सतकर्णी वंश थे जिनको हम लोग कुंतल प्रदेश या कर्नाटक के क्षेत्र में मानते हैं, तो इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। अब अगले में कह रहा है पुराणों में यज्ञश्री सातकर्णी के पश्चात किन सातवाहन जो शासक हैं इनका उल्लेख मिलता है, तो इनमें विजय, चंद्रश्री तथा पुलोमा का वर्णन मिलता है। अगले में कह रहा है आभीर वंश की स्थापना किसने की थी, ये ईश्वर सेन ने की थी। अगले में कह रहा है कलचुरी चेरी संवत की स्थापना किसने की थी, ये ईश्वर सेन ने की। अगले में कह रहा है ईश्वर सेन की कलचुरी चेरी संवत की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 248 से 249 ईसा पूर्व में। अगले में कह रहा है पुराणों में इक्ष्वाक वंशीय शासक को क्या कहा गया, इनको श्री पर्वतीय कहा गया। यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया ये है। इसी को कह रहा है श्री पर्वत का शासक भी इनको कहा जाता है या इन्हीं को आंध्रभृत या आंध्रों का नौकर भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब पुराणों में जो इक्ष्वाक वंशीय शासक हैं इनको ये कहा गया है। अब अगले में कह रहा है इक्ष्वाक वंश की स्थापना किसने की थी, ये की थी श्री शांतमूल ने। अगले में कह रहा है इक्ष्वाक वंशीय जो शासक हैं किनके सामंत थे, ये सातवाहन के सामंत थे। अगले में कह रहा है किस इक्ष्वाक वंशी जो शासक हैं उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो ये किया था श्री शांतमूल ने। अगले में कह रहा है इक्ष्वाक वंशीय शासक किस मत के पोषक थे, तो ये थे बौद्ध मत के पोषक थे। अब अगले में कह रहा है इक्ष्वाक जो शासन है इनकी समाप्ति किस राजवंश ने की, तो ये पल्लवों ने की जो कि कांची के रिलेटेड थे। अगले में कह रहा है सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये थे पुलमावी फोर्थ। ये कौन थे, ये सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे। अब अगला महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए गए इनके बारे में जान लीजिए। तो देखिए पहला कह रहा है महाराष्ट्र तथा कुंतल प्रदेश के ऊपर 3री शती में कह रहा है कि चत्तु सातकर्णी वंश का शासन स्थापित हुआ और इस वंश के शासन की समाप्ति कदम्बों ने किया था। अगला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में अन्य छोटे छोटे राजवंश राजनीति में सक्रिय थे, जिनमें देखा जाए कृष्णा तथा मसूलीपट्टनम के बीच जो बृहद फलायन था तथा कृष्णा और गोदावरी के बीच जो सालंकायन राजवंश था, इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। अगले में क्या है बृहद फलायों की राजधानी जो थी वो थी पिथुंड तथा जो सालंकायनों थे इनकी राजधानी बेंगी थी। अगले में कह रहा है इस तरह जो 3री शताब्दी के मध्य सातवाहन साम्राज्य है इसका पूर्ण रूप छिन्न भिन्न हो गया था। मतलब अगर पूछा जाए कि सातवाहन जो साम्राज्य का पूर्ण रूप से कब विनाश हुआ था, तो ये 3री शताब्दी के मध्य इनका जो है विनाश हुआ था। अब अगला है सातवाहन जो संघर्ष हुआ है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किस शक शासक के काल में जो शक सातवाहन संघर्ष है ये प्रारंभ हुआ, तो ये नहपान जिनको हम लोग क्षय राजवंश का मानते हैं इनके समय में संघर्ष प्रारंभ हुआ था। अगले में कह रहा है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था, तो इनका नाम था नहपान एवं ऋषभदत्त।
अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में कथन मिलता है कि छह रातों का विनाश करने वाला शक यवन और पहलुओं का उन्मूलन करने वाला तथा सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने वाला कहा गया है। तो ये बेसिकली कहा गया है नासिक प्रशस्ति लेख में, मतलब नासिक प्रशस्ति लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में ये कथन वर्णन किया गया है। अब अगले में कह रहा है वशिष्ठीपुत्र पुलमावी के समय सातवाहनों के संघर्ष किस शक शाखा के साथ हुए थे। तो ये हुए थे कारदामक जो शासक मतलब शाखा थी, उससे इनका संघर्ष हुआ था। अगले में कह रहा है दक्षिणापति स्वामी वशिष्ठी पुलमावी को किस शक शासक ने पराजित किया था। ये रुद्रदामन ने पराजित किया था। अब अगला है कलिंग का चेदी वंश, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो ये महामेघवाहन ने की थी। अगले में कह रहा है चेदी राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था। तो ये खारवेल थे। याद रखिएगा जो खारवेल हैं वो चेदी राजवंश से संबंधित हैं। अगले में कह रहा है चेदी शासक जो खारवेल है इनका शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ है। तो 44 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। अगले में कह रहा है कि इस अभिलेख में खारवेल के संदर्भ में विस्तृत जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये हाथी गुफा अभिलेख है। अगले में कह रहा है खारवेल का हाथी गुफा जो अभिलेख है ये कहाँ पर अवस्थित है। ये उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। अगले में कह रहा है चेदी शासक खारवेल किस मत का अनुयायी था। ये जैन मत का अनुयायी था। अगले में कह रहा है चेदी शासक खारवेल ने किस स्थान पर एक नहर का निर्माण करवाया था। तो ये तंसुली से कलिंग तक का एक नहर इसने निर्माण कराया था। अब महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए इनको जान लीजिए। तो देखिए जो हाथी गुफा अभिलेख है इससे राजा खारवेल के राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष से लेकर 13वें वर्ष तक के शासन कार्यों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। इसके अतिरिक्त शासन के 11वें वर्ष खारवेल ने पिथुंड नगर, जिसको कहते हैं मद्रास के निकट था स्थित था, इसमें गधों का हल चलवाया था। अब अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का भी जिक्र मिलता है। तो याद रखिएगा भारतवर्ष का जो जिक्र है सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लीजिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चेदी जो शासक खारवेल हैं इनकी चक्रवर्ती की उपाधि से संबंधित जानकारियाँ किस अभिलेख में वर्णित हैं। तो ये रानी के अभिलेख में वर्णित हैं। अब अगले में कह रहा है चेदी शासक खारवेल ने चक्रवर्ती के अतिरिक्त और किन उपाधियों को धारण किया था। तो इसने राजर्षि, महाविजयराज, धर्मराज, भिक्षुराज, वृद्धराज, ये सारी उपाधियाँ धारण की थी। अब अगले में कह रहा है हाथी गुफा अभिलेख में जो उत्कीर्णित तिथियाँ हैं वो कब से प्रारंभ मानी जाती हैं। तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की ये मानी जाती हैं। अब है सातवाहन जो युगीन संस्कृति है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद ये जो चैप्टर होगा थोड़ा सा और बचा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला बताया गया है शासन व्यवस्था के बारे में। तो कह रहा है सातवाहन जो प्रशासन का स्वरूप कैसा था। तो ये राजतंत्रात्मक था। अगले में कह रहा है सातवाहन जो नरेश थे इन्होंने किस तरह की उपाधियाँ धारण की थी। इन्होंने राजन, राजराजा या महाराज या स्वामिन, इन सब की उपाधियाँ इन्होंने धारण की थी। अगले में कह रहा है सातवाहन रानियाँ किस तरह की उपाधियाँ धारण की। तो देवी और महादेवी की उपाधियाँ धारण की। अगले में कह रहा है सातवाहन काल में किन दो रानियों ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी या उन्होंने भाग लिया था। तो इनका नाम था नागनिका जो कि सातकर्णी प्रथम की रानी थी, तथा गौतमी बालश्री जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी। तो इन्होंने प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगले में कह रहा है सम्राट की सहायता के लिए किस अधिकारियों को एक सामान्य वर्ग होता था। तो इनको हम लोग आमत्य कहते थे। अगले में कह रहा है महाराठी तथा महाभोज जैसे बड़े सामंतों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो ये कार्ले और कन्हेरी में मिलता है। अगले में कह रहा है महारठी एवं महाभोज जो थे किस क्षेत्र के सामंत थे। तो ये उत्तरी कोंकण जो क्षेत्र था वहाँ के सामंत थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए इनको जान लीजिए। तो पहला कह रहा है प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक भागों में बांटा गया था जिन्हें आहार कहा जाता था। तो याद रखिएगा आहार क्या थे। तो ये थे साम्राज्य के अनेक भाग थे जिनमें बांटा गया था ताकि प्रशासनिक सुविधा हो सके। अगले में कह रहा है प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम होता था जिसको हम लोग केंद्रीय नगर कहते थे, तथा कई गांव इसमें शामिल होते थे। अगले में कह रहा है प्रत्येक आहार का शासन एक आमत्य के अधीन होता था, मतलब आमत्य जो होता था वो एक तरह से जो आहार होता था उसका हेड होता था। अगले में कह रहा है सातवाहन लेखों में प्रशासन के कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे भंडागारी जिसको कोषाध्यक्ष कहते हैं, रज्जुक का वर्णन मिलता है जो कि राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था, पन्य घरक जो था जो नगरों में जलापूर्ति का प्रबंधन करने वाला अधिकारी था, कर्मांतिक जो होता था भवनों के निर्माण की देखरेख करता था, और सेनापति, इन सब के जो पोस्ट हैं इनका वर्णन मिलता है। अगले में कह रहा है ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक या इसी को गौलमिक कहते थे। सातवाहन काल में नगरों का जो शासन था वो निगम सभा द्वारा किया जाता था। अगला है इसमें कह रहा है सातवाहन काल के जो प्रमुख नगर थे इनमें थे भारुकक्ष जिसको भड़ोच कहते हैं, सोपारा थे, कल्याण थे, पैठन थे, गोवर्धन थे, धान्य कटक थे। तो ये सब कुछ जो नगर थे ये प्रसिद्ध थे, और इनमें से कुछ जो प्रसिद्ध जो क्या थे ये सब व्यापारिक केंद्र भी थे। मतलब जो नगर थे ये तो प्रसिद्ध थे ही थे, साथ में इनमें से कुछ जो नगर थे वो व्यापारिक केंद्र भी थे।
अगले में कह रहा है सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों तथा श्रमणों को कर मुक्ति जो भूमिदान में दिया था, जो कालांतर में सामंतवाद को जन्म दिया था, तो ये भी याद रखिएगा। मतलब सातवाहनों ने ही ब्राह्मणों और श्रमणों को जो कर मुक्ति भूमि है इसको दान में देना स्टार्ट किया था। और इसी के परिणामस्वरूप जो सामंतवाद होते हैं, जो सामंतवाद का उदय है, ये उस समय से हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो सामाजिक दशा थी वो क्या थी, उसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए सामाजिक दशा में पहला कह रहा है सातवाहन युगीन जो सामाजिक व्यवस्था है किस पर आधारित थी, ये वर्णाश्रम पर आधारित थी। अगले में कह रहा है सामाजिक व्यवस्था में कौन सा वर्ण सबसे ऊपर था, तो ब्राह्मण इसमें सबसे ऊपर थे। अगले में कह रहा है सातवाहन नरेशों ने किस सामाजिक व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया, तो ये वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया। अगले में कह रहा है सातवाहन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो अच्छी थी स्त्रियों की दशा। सातवाहन समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो शासकों के नाम जो होते थे मातृ प्रधान होते थे। इस बात से आइडिया लगाया जा सकता है कि जो महिलाएं थी उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। धार्मिक दशा की बात की जाए तो सातवाहन नरेश किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये वैदिक या ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। सातवाहन राज परिवार की महिलाएं किस धर्म को प्रश्रय देती थी, तो ये बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी। अगले में क्या है कि सातवाहन नरेश ने अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया, ये सातकर्णी प्रथम ने करवाया था। अगले में कह रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक सत्य में क्या कहा गया है, जिनको वेदों का आश्रय देने वाला अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अगले में कह रहा है सातवाहन नरेशों को अन्य धर्म के प्रति कैसी नीति अपनाई, तो ये धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। अगले में कह रहा है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने को किस रूप में स्वीकार किया है, तो कृष्ण बलराम और शंकरषण के रूप में इसने स्वीकार किया हुआ है। अगले में कह रहा है सातवाहन काल में धर्म के प्रधान केंद्र कौन से थे, तो ये अमरावती, नागार्जुनकोंडा और श्रीशैलम जो श्रीशैल थे, ये सब प्रधान केंद्र थे धर्म के। अगले में कह रहा है किन स्थलों पर सातवाहन शासकों द्वारा अनेक स्तूप, चैत्य, महाविहार बनवाए गए थे, नागार्जुनकोंड और जग्गईपेट जो जगह थी यहाँ पे जो बहुत सारे चैत्य विहार और स्तूप बनाए गए हैं। अब आर्थिक दशा कैसी थी इसको जान लीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सातवाहन काल की आर्थिक दशा कैसी थी, तो आर्थिक संपन्नता इस समय काफ़ी अच्छी थी, मतलब आर्थिक संपन्नता थी समाज में। अगले में कह रहा है भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख जो स्वरूप है किस काल से प्राप्त होता है, तो ये सातवाहन काल से प्राप्त होता है। अगले में कह रहा है सातवाहन काल में किसी उपज का कितना जो भाग था वो कर के रूप में लिया जाता था, तो 1/6 जो भाग था वो लिया जाता था कर के रूप में। अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, इनको जान लीजिए। तो देखिए कह रहा है सातवाहन काल में कृषि उन्नति के साथ साथ व्यापार व्यवसाय भी जो था वो काफ़ी प्रगति पर था। अगले में कह रहा है सातवाहन काल में जो व्यावसायिक संघ थे इनकी अलग अलग श्रेणियाँ होती थी, जिनका प्रधान श्रेष्ठिन कहा जाता था, जिसको मतलब जो श्रेणियों का हेड होता था उसको श्रेष्ठिन कहते थे। और श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा भी कहा जाता था। अगले में कह रहा है सातवाहन काल में एक अक्षनीव, जिसको हम लोग अस्थायी निक्षेप की पूंजी कहते हैं, इस निधि की स्थापना की शुरुआत हुई थी, जिसमें एक जो प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर राशियां जमा की जाती थी। तो एक तरह से कह सकते हैं बैंक ये था, जिसकी स्टार्टिंग सातवाहन काल में हुई थी। अगले में कह रहा है सातवाहन नरेशों ने शीशे के सिक्के जारी किए हुए थे। अगले में कह रहा है प्रतिष्ठान तथा दान घटक जो व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे, तो ये भी याद रखिएगा। अगले में कह रहा है श्रेणियाँ बैंक का भी कार्य करती थी, जो अपने नाम से दान भी देती थी और इनके नाम के सिक्के और मुहरें भी मिलती हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सातवाहन काल में जो बाह्य व्यापार था किन देशों के साथ होता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और रोम के मध्य व्यापार होता था। अगले में कह रहा है सातवाहन काल में पूर्वी दक्कन के तट पर कौन से बंदरगाह अवस्थित थे, तो ये कंटकोशील, कोददूर तथा अल्लंगोशिंगे, ये सब बंदरगाह जो थे वो स्थित थे पूर्वी तट पर, मतलब जो पूर्वी तट दक्कन का था वहाँ पे ये स्थित थे। अगले में कह रहा है सातवाहन काल में पश्चिमी दक्कन के तट पर कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित थे, तो ये थे बेरीगाजा जिसको भड़ौच कहते हैं, सुपारा थे, कल्याण थे। तो ये सब जो पश्चिमी दक्कन का तट था वहाँ पर ये स्थित थे। अब कला एवं संस्कृति एवं भाषा के बारे में क्वेश्चन जो है उनको जान लीजिए। तो कह रहा है सातवाहनों की राजकीय भाषा लिपि क्या थी, तो ये महाराष्ट्रीय प्रकृति भाषा तथा ब्राह्मी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा सातवाहन शासक स्वयं महान कवि एवं विद्वान था, तो ये थे हाल। अगले में कह रहा है कि सातवाहन शासक ने गाथा सप्तशती नामक जो प्राकृतिक भाषा में ग्रंथ लिखा गया है, बेसिकली जो श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य है, इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना भी हाल ने की थी। अगले में कह रहा है गुणाढ़, सरवर्मन जैसे जो उच्च कोटि के विद्वान थे किस सातवाहन शासक के दरबार में रहते थे, तो ये हाल के दरबार में रहते थे। अगले में कह रहा है गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है, तो प्राकृतिक भाषा में हुई है रचना इसकी। अगले में कह रहा है किस अभिलेख में सातवाहन जो रानी है इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, तो यह है कनेरी अभिलेख। अब देखिए कला एवं स्थापत्य से संदर्भित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है अमरावती जो स्तूप है भारतीय वास्तुकला की सर्वोत्तम कृति थी, जिसमें देखिए चारुत्य के विविध तत्वों का यहाँ पे मनोहर रूप से इसका चित्रांकन किया गया है। अगले में कह रहा है लेखों में अमरावती का जो प्राचीन नाम है ये धान्यकटक मिलता है, तो याद रखिएगा धान्यकटक किसका नाम है,
तो ये अमरावती का प्राचीन नाम है। अगले में कह रहा है कर्नल मैकेंजी ने 1797 में सर्वप्रथम जो अमरावती स्तूप है इसका पता लगाया था और 1840 में इलियट द्वारा इस स्तूप का खनन भी करवाया गया था। अब अगले में कह रहा है जो नागार्जुन कोंड है इसका एक अन्य नाम विजयपुरी भी मिलता है, मतलब विजयपुरी किसका नाम है, तो ये नागार्जुन कोंड का नाम है। अगले में कह रहा है इक्ष्वाकु नरेश मराठी पुत्र जिनका नाम है वीर पुरुषदत्त, इनके शासनकाल में नागार्जुन कोंड जो महास्तूप है इसका निर्माण एवं संवर्धन हुआ था। अगले में कह रहा है सर्वप्रथम 1926 में लौंगहस्त नामक विद्वान ने नागार्जुन कोंड जो स्तूप है इसके पुरावशेषों को खोज निकाला था। इसके बाद 1927 से 1959 के मध्य का जो काल रहता था, इस बीच में यहाँ पे कई बार उत्खनन कार्य भी कराए गए। अब अगले में कह रहा है अमरावती तथा नागार्जुन कोंड जो स्तूप हैं इनके अतिरिक्त दक्कन के जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में क्षेत्र हैं जिनमें भट्टीप्रोलु, पेऊगंज, गोली, इसके अतिरिक्त जगह पेट, घंटसाला आदि जो अनेक स्थान हैं, यहाँ पर अनेक स्तूपों, चैत्यों, विहारों के निर्माण का कार्य जो है सातवाहन इक्ष्वाक शासकों के समय में हुआ था। अब अगले में कह रहा है हीनयान धर्म से संबंधित जो प्रमुख चैत्यगृह हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा हीनयान धर्म से संबंधित हैं। इसमें भाजा है, कोंडाने हैं, पीतलखोरा है, अजंता है, बेडासा है, नासिक है, कार्ले हैं, ये सब हीनयान धर्म से संबंधित चैत्यगृह हैं। अगले में कह रहा है कार्ले के जो चौथा गुहा विहार है इसमें हरफान नामक पारसिक का भी उल्लेख मिलता है। अगले में कह रहा है अमरावती स्तूप के संदर्भ में कह रहा है कुमार स्वामी नामक विद्वान ने भारतीय कला द्वारा अत्यंत विलासी एवं अति सुकुमार इसको माना हुआ है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए यहाँ से अब जो बाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित राजवंश हैं जिनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इनमें हम लोग हिंद यवन जिसको हम लोग इंडो ग्रीक कहते हैं, इसके बाद डेमेट्रियस, देखिए इनसे सबसे संबंधित जो विदेशी आक्रमण करता है उनसे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को अब दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।